हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया था कि मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। और जो हमारी आज की वीडियो रहेगी इसमें हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस यूनिट का जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन। आज की इस वीडियो में हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का एग्जांपल लो तब आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल काम करते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, कुछ देखते हो आप वहाँ पर एज अ मैनेजर काम कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में भी देख सकते हो, आपके स्कूल में 40 to 50 टीचर्स होंगे। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, चेयरमैन और कुछ वर्कर होते हैं जैसे जो माली वगैरह होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहा होता है। अब आप देख सकते हो कि उनमें से कुछ इंडिविजुअल तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि आपका प्रिंसिपल हो गया जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कि चेयरमैन वगैरह होते हैं जो स्कूल के। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्कर के, जो आपके ड्राइवर वगैरह होते हैं वो सबसे नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं आपके स्कूल में। जो ये लोअर लेवल और अपर लेवल होता है, मतलब कि जिस वे से जैसे जो आपका बॉस होता है उसके नीचे फिर सबॉर्डिनेट होता है, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट होता है। आप इस लेवल को क्या बोल सकते हो? आप इसे बोल सकते हो हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की से मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी पोजीशन है, कि टॉप पे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है। इसको बोलते हैं हम हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस हायरार्की को समझने के लिए मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हो ये एक बॉस है, उसके नीचे एक एसोसिएट काम कर रहा है और उसके नीचे बहुत सारे ट्रेनी, जैसे आपने देखा होगा इंटर्नशिप वगैरह होती हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं। आप इसे क्या बोलते हो? आप इसे बोलते हो हायरार्की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी पोजीशन है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन होती हैं उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होती है हमारी मैनेजीरियल पोस्ट। मैनेजीरियल पोस्ट कौन सी होती हैं? जो किसी भी मैनेजीरियल फंक्शन, जैसे मैंने आपको 5 मैनेजमेंट फंक्शन बताए थे, अगर वो इनमें से किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व है तब हम उसे बोलते हैं मैनेजीरियल पोस्ट। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन मैनेजीरियल मेंबर। नॉन मैनेजीरियल मेंबर कौन से होते हैं? ये आपके वो मेंबर होते हैं जो कि मैनेजमेंट के जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, उसे बोलते हैं हम नॉन मैनेजीरियल मेंबर। अब जो आपका मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल मेंबर है, मतलब कि जो आपके लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे आप देख सकते हो जो ये फर्स्ट 3 लेवल है ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपकी मैनेजीरियल पोस्ट। और जो ये लास्ट की पोजीशन है, मतलब जो ये लास्ट का लेवल है, ये किस में आते हैं? नॉन मैनेजीरियल मेंबर में। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल होते हैं, मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल। अब जो आपका साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेच, उसने जो मैनेजीरियल पोस्ट थी उसको भी डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप देखते हो कुछ तो बहुत अच्छी मैनेजीरियल पोस्ट पे होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा उस कंपनी में एमडी है, ये वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरीके से काम कर रहा है। अब जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब कि जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से भी आप देख सकते हो कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं और कुछ बहुत लोअर लेवल की पोजीशन पे होते हैं। इस साइंटिस्ट ने इस मैनेजीरियल पोस्ट को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको भी डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने मैनेजीरियल स्ट्रक्चर को दोबारा से डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया। और वो डिफरेंट लेवल कौन से हैं? आप देख सकते हो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। जो ये हमारे फर्स्ट 3 होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके 3 होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है आपका मिडल लेवल और लास्ट होता है आपका लोअर लेवल। लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्या मतलब है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। अब कौन सा इंडिविजुअल किसके अंडर काम करेगा, कौन किसका बॉस होगा, सो ये सब डिसाइड होता है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, फर्स्ट मैनेजीरियल, सेकंड वन इज़ नॉन मैनेजीरियल। अब जो मैनेजीरियल है उसको भी एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था ब्रेच, उसने इसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 लेवल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से इंडिविजुअल आते हैं, इसमें आते हैं आपके सीनियर मोस्ट एग्जेक्टिव। सीनियर मोस्ट एग्जेक्टिव का मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस लेवल में रखे जाते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सो ये सारे के सारे इंडिविजुअल किस लेवल में आते हैं, ये आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सो काफ़ी बार वो जैसे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देगा, वो इसकी एब्रीवेशन दे देगा, जैसे वो दे देगा CEO। बस आपको ये पता होना चाहिए जिस पोस्ट के आगे चीफ लगा होता है वो हमेशा मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सारी की सारी पोस्ट आती हैं आपकी। अब जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जो इंडिविजुअल इन सारी पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जब वो उस पोजीशन पे होते हैं, जब वो फुलफ़िल करते हैं। उनकी फर्स्ट फंक्शन होता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो सब ये डिटेल में डिसाइड करते हैं। मतलब कि जो आपके टॉप लेवल में होते हैं, जैसे कि जो मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा। जैसे कि हमें 10% ग्रोथ अचीव करनी है या हमें 20% ग्रोथ अचीव करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। अब जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, इसे अचीव करने के लिए हमें कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ हमें प्लान बनाने पड़ेंगे। सो ये सारी की सारी पॉलिसी और प्लान कौन प्रिपेयर करता है, इसे भी प्रिपेयर करते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इसके अलावा इनका थर्ड फंक्शन क्या होता है, असेंबल रिसोर्सेज। अब आपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने प्लान और पॉलिसी भी बना लिए। अब ये प्लान क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के प्लान होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपके प्लानिंग चैप्टर में। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज असेंबल करते हैं। रिसोर्सेज असेंबल करने का मतलब, अब जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कि आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके अलावा आपको लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। सो ये सारा का सारा काम कौन अरेंज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा वेलफेयर और सर्वाइवल की, ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम वेलफेयर कैसे हो सकता है, उसका सर्वाइवल हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है इनका, अप्रूव बजट। अब जैसे आप देख सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि अभी हम किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ हमारी कंपनी है जो कि क्या कर रही है, जो कि आपके पेन मैन्युफैक्चर कर रही है। अब जब ये पेन मैन्युफैक्चर करेगी, इसमें बहुत टाइप के डिपार्टमेंट होंगे। डिपार्टमेंट के मतलब कि एक तो ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हो रही होगी, दूसरा ऐसा प्लेस होगा जो सिर्फ और सिर्फ सेल कर रहा होगा, थर्ड ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के इंडिविजुअल बैठे होंगे, मतलब कि जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही प्रिपेयर कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे। रिसर्च वगैरह का मतलब कि वो ये देख रहे होंगे कि मार्केट में कौन से पेन आ रहे हैं, हम अपने पेन को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या बनाते हैं, अपना बजट बनाते हैं, और इन बजट को अप्रूव कौन करता है, कि मतलब जो इन्होंने बजट बनाया हम इनको इतना फंड देंगे या नहीं देंगे, इसको अप्रूव करते हैं आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद ये क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का मतलब कि स्वोट एनालाइज करते हैं। स्वोट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मतलब कि इन्वायरमेंट में देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी कंपनी की वीकनेस क्या है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और क्या क्या थ्रेट मार्केट से आ रहे हैं। सो ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है,
ये परफॉर्म करती है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी कौन कौन आता है, इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO, जनरल मैनेजर, MD, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सो आपको ये सारी की सारी पोस्ट रिवाइज रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट का देकर 1 या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड लेवल होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, जैसे आप देख सकते हो जो टॉप के नीचे होते हैं बट लोअर के ऊपर होते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये एज अ लिंक काम करते हैं, मतलब जो इन्होंने बोला वो ये डायरेक्टली इनको कम्युनिकेट कर देते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंडिविजुअल मतलब किस टाइप की पोस्ट आती हैं, यहाँ पर आपके आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शन मैनेजर, डिविजनल हेड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो इस टाइप की पोस्ट आपकी ऑर्गेनाइज होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। सो अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करती है, वो लिंक का काम करती है एज अ बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। इसके अलावा जो ये मैंने पोस्ट बताई, इसके अलावा किस किस टाइप की पोस्ट और हो सकती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, जैसे कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, जो इनका मैनेजर होगा, मतलब कि जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का पूरे का मैनेजर होगा, वो सारे के सारे आपके आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे प्लांट सुपरिंटेंडेंट। काफ़ी बार वो आपको प्लांट सुपरिंटेंडेंट पूछ लेगा कि ये किस लेवल पे काम करता है, वो करता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम। अब मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई, ये क्या करेंगे, उनसे लिसन करेंगे और सेम की सेम पॉलिसी एग्जैक्ट कम्युनिकेट कर देंगे लोअर लेवल को। मतलब इंटरप्रेट करते हैं जो उन्होंने पॉलिसी बताई उसको डिटेल में एनालाइज करके लोअर लेवल को बता देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है इनका, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। क्योंकि जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं इनको पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, फाइनेंस हो गया, तो ये सारी की सारी उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी हैंडल करते हैं। अब एक डिपार्टमेंट बहुत सारी एक्टिविटी होती है, अब उनको सिस्टमेटिक चलाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड फंक्शन क्या है, रिक्रूटिंग एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया सेल्स का, अब वहाँ पर आपको डिफरेंट सेल्समैन चाहिए, आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए इंडिविजुअल चाहिए। सो अब उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, सो ये सारा का सारा वर्क कौन हैंडल करता है, इसे हैंडल करते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। अब जो एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, हो सकता है वो बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाए, उनका मोरल डाउन हो जाए, सो उसको बूस्ट कौन करता है, उस डिपार्टमेंट में जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उसको मोटिवेट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर। इसके बाद इनका नेक्स्ट वर्क क्या होता है, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च, फाइनेंस। सो अब उनमें हो सकता है काफ़ी बार डिस्प्यूट अराइज हो जाए, क्योंकि डिस्प्यूट तो नॉर्मल है जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल काम कर रहा है। इसके अलावा काफ़ी बार क्योस का मतलब कन्फ्यूजन वगैरह भी अराइज हो सकती है। सो उसमें कोऑपरेशन कौन बना कर रखता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे सेल और मार्केटिंग में, ये बना कर रखते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजर। उसके बाद इनकी नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब जैसे जो टॉप लेवल की पॉलिसी सुनकर मिडिल लेवल क्या करते हैं, लोअर लेवल को इंटरप्रेट कर देते हैं। अब इनका मेन एम क्या होता है कि जो लोअर लेवल मैनेजर है, मतलब कि जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करें। सो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए, मतलब कि फर्स्ट लाइन मैनेजर आपका कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, जो वहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट 3 ये क्या होते हैं, मैनेजीरियल लेवल, और लास्ट के होते हैं नॉन मैनेजीरियल लेवल। लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 3 ही होते हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये 2 होते हैं, मतलब चारों के चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। बट जो फर्स्ट 3 होते हैं इसको हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो लास्ट होता है ये हमारा नॉन मैनेजीरियल लेवल होता है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे वो सारे मैनेजर आते हैं जो कि डायरेक्टली वर्कर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे जो आपने देखा होगा वर्कर, लेबर, वो सारे इनके नीचे काम करते हैं। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में किस किस टाइप की पोस्ट होती है, मतलब किस किस टाइप की डेजिग्नेशन होती है। यहाँ पर होते हैं आपके सुपरवाइज़र, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव।
और आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में ये देनी है कि यहाँ पर होते हैं आपके प्लांट सुपरिटेंडेंट, मतलब जो पूरे के पूरे प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यहाँ पर आपके होंगे सिर्फ और सिर्फ सुपरिटेंडेंट, मतलब कि जो उनसे छोटे लेवल पे होते हैं। सो ये सारे इंडिविजुअल आपका वर्क करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट में किस किस टाइप के मैनेजर होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और आपको ये सारे के सारे मैनेजर के नेम रिवाइज करने हैं कि क्या क्या पोस्ट होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये आपसे 100% है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है इसका दूसरा नेम क्या होता है, इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइज़र काम करते हैं। और इसके अलावा हम इसे ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। इसको हम ऑपरेशन लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, रिप्रेजेंट वर्कर प्रॉब्लम। अब इनके नीचे डायरेक्टली वर्कर काम करते हैं। सो अब वर्कर की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं, सो ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को। और इसके अलावा इनका अनदर फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। अब ये देखते हैं कि इनके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम भी कर रहे हैं, मतलब कि उन पे प्रॉपर फैंस वगैरह लगे हुए हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है, प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं नहीं। सो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सारा का सारा वर्क परफॉर्म करते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजर। उसके बाद इनका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या, लुक फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। अब क्योंकि जो वर्कर होते हैं वो आपके इनके नीचे काम करते हैं बिल्कुल, मतलब सबसे ऊपर आपके टॉप लेवल होते हैं, फिर इसके नीचे होते हैं आपके मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल के भी नीचे कौन होते हैं, आपके लोअर लेवल। अब लोअर लेवल के नीचे कौन काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपके काम कर रहे होते हैं वर्कर, जो आपकी लेबर होती है। अब ये लोअर लेवल ये देखते हैं कि इनकी प्रॉपर सेफ्टी हो रही है, मतलब मशीनें वगैरह की प्रॉपर फेंसिंग कर रखी है या नहीं, ताकि कल को कोई इंसिडेंट ना हो। और उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन क्या है, बूस्ट मोरल ऑफ द वर्कर। अब टॉप लेवल मिडिल लेवल का मोरल बूस्ट करते हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल का, लोअर लेवल इन वर्कर का मोरल बूस्ट करते हैं, कि ताकि वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करें। मतलब ये इनको एक टाइप से मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन क्या है, मिनिमाइज वेस्टेज। अब जैसे वर्कर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, ये मशीनें यूज़ करेंगे। सो जो आपके लोअर लेवल होते हैं ये देखते हैं कि जो आपके वर्कर हैं वो कम से कम वेस्ट करे, मतलब कि रॉ मटेरियल फालतू में वेस्ट ना करे, जितनी भी मैक्सिमम वेस्टेज हो सकती है उसको कम से कम करना ये किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी लोअर लेवल की। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए, क्योंकि इनके नीचे डायरेक्टली वर्कर काम कर रहे होते हैं। अब वर्कर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, सो ये सब कौन मैनेज करता है, ये सब मैनेज करता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने लेवल्स होते हैं। अब उस लेवल पे जो मैनेजर वर्क करते हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें 5 फंक्शंस होते हैं, और वो 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं अब हम उसको देख लेते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब कि जब आप एडवांस में कुछ डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज़ गोइंग टू डू इट, मतलब कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करोगे, और कौन इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर काम को करेगा। सो ये सब आप डिसाइड करते हो प्लानिंग में। प्लानिंग में मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि आप अगर आज इस पोजीशन पे हैं और फ्यूचर में इस पोजीशन पे जा रहे हो, सो इस गैप को कैसे कवर करेंगे, इस गैप को कवर करते हैं आपका प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में आप सब कुछ भविष्य से रिलेटेड आज ही डिसाइड करके बैठ जाते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो आपने प्लान बना लिया उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो लगेंगे ही। अब उन रिसोर्सेज को क्या क्या एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज करते हो ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में। मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जो प्लानिंग में आपने डिसाइड किया, अब उस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वो सब आप डिसाइड कर लेते हो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आप ये डिसाइड करते हो कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने लेवल्स रहेंगे, किस लेवल पे कौन इंडिविजुअल काम करेगा, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, और ये सारे के सारे फंक्शन हम डिटेल में कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। अब आपने प्लान भी बना लिया, आपने रिसोर्सेज भी अरेंज कर लिए, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना लिया,
अब उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करने के लिए हमें डिफरेंट इंडिविजुअल चाहिए, मतलब कि जो डिफरेंट पोस्ट पे काम करेंगे। सो अपना नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में हम डिफरेंट इंडिविजुअल को हायर करते हैं। अब अगर हमें कुछ काम करवाना है उसके लिए हमें इंडिविजुअल चाहिए होंगे जो जैसे मशीनें ऑपरेट करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे। सो स्टाफिंग इज़ ऑल अबाउट पीपल, मतलब कि यहाँ पर आप डिफरेंट पीपल को कंपनी में सेलेक्ट करते हो, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हो, उनसे अपना काम कराते हो। सो स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, डिफरेंट इंडिविजुअल को कंपनी में लेकर आना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना। सो ये सब आता है आपका स्टाफिंग में। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद हमारा फोर्थ फंक्शन है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, उसका नेम है डायरेक्टिंग। अब प्लानिंग में आपने क्या कर लिया, प्लानिंग में आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए। ऑर्गेनाइजिंग में आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए। स्टाफिंग में आपने इंडिविजुअल एम्प्लॉय कर लिए। अब जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय किए आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब गाइड करोगे आप उनको कि कौन सा काम कैसे करना है, बीच बीच में आप उनको बताओगे कि कोई मशीन कैसे ऑपरेट करनी है। सो ये सारे के सारे फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, ये परफॉर्म होते हैं डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो, डायरेक्टिंग में आप उनको इंस्ट्रक्शंस पास करते हो। इंस्ट्रक्शंस पास करने का मतलब कि कौन सा काम कैसे होगा, सो ये करते हैं हम डायरेक्टिंग में। और डायरेक्टिंग के बाद हमारा लास्ट फंक्शन है जिसका नेम है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग में आप अपनी परफॉर्मेंस अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो। जैसे प्लानिंग में आपने अपने स्टैंडर्ड सेट करे होंगे कि मुझे एक साल में 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, मुझे 10% की ग्रोथ अचीव करनी है। फिर उसके बाद आपने रिसोर्सेज कलेक्ट किए, आपने इंडिविजुअल एम्प्लॉय किए, उनको डायरेक्ट किया। और कंट्रोलिंग में जो साल भर के बाद आपका रिजल्ट आया होगा, आप उस रिजल्ट को प्लानिंग में जो आपने रिजल्ट ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए थे, आप उनको कंट्रोलिंग स्टेप पे आकर कंपेयर करते हो कि जो मैंने साल के शुरुआत में अपने टारगेट सेट करे थे वो मैंने अचीव करे या नहीं करे, अगर नहीं किए तो कितने % से मार्जिन है। सो यहाँ पर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हो, आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और अगर कोई डेविएशन होती है, मतलब कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आई है, आपने स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई सेट करे थे, तब आप उन रीज़न को एनालाइज करते हो इस स्टेप में। और जो सारे के सारे स्टेप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है। सो अभी के लिए जस्ट आपको इसका मतलब कंसाइज रूप पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हम प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, क्योंकि डिटेल में हम इसको आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। और अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आपने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट का मतलब कि वहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हो रही होगी। कुछ उनका सेल डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ सेल पे फोकस कर रहा होगा। कुछ उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जहाँ पर सारी की सारी बुक्स मेंटेन हो रखी होंगी। कुछ उनका R&D डिपार्टमेंट होगा, मतलब जहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही होगी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब उन डिपार्टमेंट में भी बहुत टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। आप देखते हो कि प्रोडक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में 100 से 200 सेल्समैन काम कर रहे होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी कुछ क्लर्क होते हैं, कुछ CA होते हैं, कुछ अकाउंटेंट होते हैं। और ऐसे ही R&D डिपार्टमेंट में भी अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। सो आप देख सकते हो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। अब हर इंडिविजुअल का अलग रिलीजन होता है, अलग उनका जेंडर होता है, अलग उनकी एज होती है। जैसे आप देख सकते हो कुछ मेल काम करते हैं, वहाँ पर कुछ फीमेल होती हैं, कुछ उनमें से हाई एज के होते हैं, कुछ लो एज के होते हैं। और हर इंडिविजुअल की अलग अलग थिंकिंग होती है, मतलब सोचने का विचार हर इंडिविजुअल का अलग होता है। जैसे कि जो आपके यंगर होते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बट जो ओल्डर पीपल हैं वो कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं। सो इस टाइप से आप देख सकते हो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जिनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब क्योंकि सबका एम क्या है, सबका एम सिर्फ एक ही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, बट हर इंडिविजुअल का अपना एम डिफरेंट है।
क्योंकि हर इंडिविजुअल का जेंडर अलग है, उनकी एज अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। सो इस सारी सिचुएशन में अगर हम उनको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। जैसे कन्फ्यूजन कैसी, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। सो इसके ओवरकम करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें एक ऐसी स्पेशल पावर या एक ऐसी स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन सारे डिफरेंट इंडिविजुअल को, जिनका अलग अलग इंटरेस्ट है, उनके सारे के सारे एफर्ट को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करे। सो उस प्रोसेस या उस इनविजिबल पावर को हम क्या बोलते हैं? उस इनविजिबल पावर को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम डिफरेंट इंडिविजुअल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बनाकर चलते हैं, ताकि वो हर वक्त जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ये देखकर करे कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। अगर हम ये वर्क परफॉर्म करेंगे तो उससे दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब उनके बीच में प्रॉपर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, ये ना हो कि वो एक दूसरे को डिसीव करें। सो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन से आप करते क्यों? आप डिफरेंट इंडिविजुअल के जो एफर्ट होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको। आप उनके इंटरेस्ट को सिंक्रोनाइज करते हो। सिंक्रोनाइज का करने का मतलब कि एक साथ मिला देते हो। आप उनके बीच में रैपर्ट एस्टैब्लिश करते हो और आप उनकी हारमोनी एस्टैब्लिश करते हो। हारमोनी, रैपर्ट, इन सब का मतलब है कि आपसी तालमेल बनाकर चलना। जैसे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन करने से पहले ये देखे कि सेल डिपार्टमेंट किस टाइप की सेल कर पा रहा है, और सेल डिपार्टमेंट सेल करने से पहले ये देखे कि उनके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस करने से पहले ये देखे कि क्या क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो इसे बोलते हैं हम आपस में कोऑर्डिनेशन। की जब हम एक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का सोच के चलता है कि कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न हो, कोई भी क्योस न हो, कोई भी उनमें डिस्प्यूट न हो। सो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश। हार्मनी को होता है, मतलब होता है आपसी तालमेल। इज एस्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आपसी तालमेल बनाते हैं। जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटी हो रही होती हैं जैसे प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, सो इनके बीच में आपसी तालमेल बनाना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें। उस पर्टिकुलर पावर या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन हमारा एक अलग से फंक्शन है। जैसे हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ये अलग से कोई फंक्शन है। जैसे 5 फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन 6th फंक्शन है, या कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का। मतलब कि एसेंस से मतलब कि कोऑर्डिनेशन इन पांचों के पांचों स्टेप पे जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। सो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उनके बीच में आपस में बहुत सारी डिस्कशन हुई। सो वो किस कंक्लूजन पे आए? कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारा 6th फंक्शन है, बट जो हमारे मॉडर्न एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बोला कि कोऑर्डिनेशन अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता। मतलब मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 फंक्शन ही रहेंगे, बट जो आपका कोऑर्डिनेशन है ये है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की मतलब ये सारे के सारे स्टेप जो आप परफॉर्म करोगे इन पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन। कि जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो तब भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग में भी डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं जो मैंने आपको बताया था टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब वो सारे प्लानिंग करते हैं, सो अब उनके बीच में भी डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, सो डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट केओस कन्फ्यूजन हो सकती है। सो इसे रिमूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, हर फंक्शन पे हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं हम? इसलिए कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं कि इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर होता है। जैसे हमने ये देखे थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल था, ये मिडल लेवल था और ये लोअर लेवल था। अब ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे पड़ती है,
कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको टॉप लेवल मैनेजर को भी जरूरत पड़ेगी इसकी, ये परफॉर्म फंक्शन इसको मिडिल लेवल भी करेंगे और इसको लोअर लेवल भी करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल किसी ना किसी मैनेजमेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। और अगर आपको ये फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो आपको आपसी तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट इंडिविजुअल है उनमें भी, और जो दूसरे डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपको उनके साथ भी अपना तालमेल, आपको उनके साथ अपना सिंक्रोनाइजेशन बनाकर रखना पड़ता है। और इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इस वजह से हम कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं कि इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये अलग से मैनेजमेंट कोई फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है, ये हर लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट नेचर क्या कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देता है ग्रुप एफर्ट। अब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ही कहाँ पर पड़ती है? जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल काम करेंगे उनकी हो सकता है अलग अलग जेंडर हो, उनके अलग इंटरेस्ट हो, अलग उनका काम करने का तरीका हो। सो ऐसी सिचुएशन में जब उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, सो उनमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट को कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने का मतलब कि जैसे हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल है और ये हमारा सेकंड इंडिविजुअल है, अगर ये आपस में मिलकर काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक और एक 11, ना कि हम क्या बोलते हैं 1 + 1 = 2। सो ये 1 + 1 = 11 किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से, क्योंकि वो डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, उनके काम को एक साथ कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। सेकंड नेचर क्या है? एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन से मतलब अब आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। अब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा होता है। सो अब इस डिफरेंट जो डिपार्टमेंट में काम हो रहा होता है उसको एक साथ मिलाता कौन है? मतलब उस पूरी की पूरी पावर को एक साथ मिलाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये पूरे के पूरे काम में क्या लेकर आ जाता है? ये एक तरीके से एकता एस्टैब्लिश कर देता है, मतलब सारे काम को एक साथ कंबाइन कर देता है। क्योंकि जब तक आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं बनाकर चलोगे, हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए तो सक्सेसफुल हो जाओ, बट आप लॉन्ग टर्म में हमेशा फेल हो जाओगे। सो इस फेलियर को ओवरकम कौन करता है? इसे ओवरकम करती है आपकी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक इनविजिबल पावर होती है। और थर्ड फीचर क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसको ये नहीं होता कि अगर आपने एक बार कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर दिया सो इसकी रिक्वायरमेंट फिर आगे नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन आपको तब तक बनाकर रखना पड़ेगा, मतलब तालमेल आपको अपनी डिफरेंट एक्टिविटी में तब तक बनाकर रखना पड़ेगा जब तक आपका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है। मतलब कि ये नहीं कि अगर आपने प्लानिंग करते समय कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया तो इसकी ऑर्गेनाइजिंग में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी, स्टाफिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। और इस कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको हर साल पड़ेगी। ये नहीं ऐसा होता कि अगर आपने इस साल तालमेल बनाकर चले दूसरे फंक्शन के साथ सो आपको इसकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको इसकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं हम ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ फंक्शन क्या है इसका? मतलब फोर्थ फीचर क्या है? ऑल परवासिव। कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पड़ती है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल काम कर रहा होता है तब हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कोऑर्डिनेशन आपको तीनों के तीनों लेवल पे रिक्वायर होता है, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो, चाहे वो आपका लोअर लेवल हो। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑल परवासिव। उसके बाद फिफ्थ फीचर क्या है इसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल मैनेजर। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी, सारे के सारे लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब टॉप लेवल मैनेजर भी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेगी, मिडिल लेवल भी और लोअर लेवल भी। ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई मैनेजमेंट का लेवल दूसरे मैनेजमेंट लेवल को बोले कि सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
क्योंकि हर लेवल के नीचे कोई ना कोई इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। सो उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी भी उस पर्टिकुलर मैनेजर की होती है। उसके बाद लास्ट फीचर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन जानबूझ के एस्टैब्लिश किया जाता है, कभी भी ऑटोमेटिकली बिजनेस इन्वायरमेंट में एस्टैब्लिश नहीं होता। मतलब कि जैसे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, अब इसे कौन कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल कर रहे हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटी होती है जैसे प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग। सो अब डिफरेंट इंडिविजुअल लगे होते हैं। सो अब उनमें कोऑर्डिनेशन, आपसी में तालमेल बनाना भी उनकी ही जिम्मेदारी होगी। कभी ये नहीं होगा कि उनमें आपसी तालमेल खुद ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जानबूझ के बनाया जाता है डिफरेंट एक्टिविटी में, ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और एक वर्ड होता है कोऑपरेशन। आप ये सोच सकते हो कि ये आपका कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन इसका एक जस्ट सब सेगमेंट है। अब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या रिलेशन होता है ये भी हम देख लेते हैं। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस, अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन होता है कि कलेक्टिवली एक साथ काम करने की भावना को हम बोलते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट, मतलब कि जब आप कोऑपरेट करने के लिए तो तैयार हो बट आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हो तब आपके एफर्ट वेस्ट जाएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, मतलब जब आप कोऑर्डिनेशन करने के लिए तो तैयार हो, आप आपस में तालमेल बनाने के लिए तो तैयार हो, बट जब तक कोई इंडिविजुअल काम कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आपके बीच में क्या रहेगी, आपके बीच में रहेगी डिससेटिस्फैक्शन। सो कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर होते हैं ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा दिया। अब हम कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब फर्स्ट नीड क्या है, ग्रोथ इन साइज। अब आपको पता है जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, सो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपको डिफरेंट एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। अब जब डिफरेंट एम्प्लॉय हायर करोगे आप, उनका अलग अलग नेचर होगा, अलग उनका जेंडर होगा, अलग उनकी थिंकिंग होगी, अलग उनका रिलीजन होगा और उनका काम करने का तरीका भी अलग होगा। सो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल हायर कर रहे हो जिनका डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, सो इस वजह से काफ़ी बार उनमें क्या अराइज होते हैं, काफ़ी बार उनमें अराइज होते हैं डिस्प्यूट, और काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी अराइज हो जाती है। क्योंकि जब हर डिफरेंट टाइप का इंडिविजुअल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, सो कन्फ्यूजन होना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आप इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो कोऑर्डिनेशन से। क्योंकि जब इन डिफरेंट इंडिविजुअल में आपसी में कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में वो तालमेल बनाकर चलेंगे, उनके बीच में हार्मनी होगी, उनको ये पता रहेगा कि कौन सा इंडिविजुअल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कितने दिन तक काम करेगा। सो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी होती है जब उसमें कोऑर्डिनेशन हो। सो कोऑर्डिनेशन क्या मदद करता है, कोऑर्डिनेशन मदद करता है ग्रोथ इन साइज। और एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी हो सकता है जब उसमें आपस में जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो। और सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन से मतलब अब कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आप उसमें देख सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर हम एक अब एग्जांपल ले लें, सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाल का। आपने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, जिसके शैम्पूज वगैरह आते हैं, सोप्स वगैरह आती हैं। सो अब आप इसमें देख सकते हो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक होगा इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट, और थर्ड होगा इसमें R&D, ऐसे ही फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब सारे के सारे डिपार्टमेंट जो आपके होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट कैसे होते हैं, जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करनी है, सो वो प्रोडक्शन कब करेगा, जब जो हमारा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, जब वो इसको रॉ मटेरियल देगा तभी ये प्रोडक्शन कर पाएगा। और सेल डिपार्टमेंट सेल कब कर पाएगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्चुअली में गुड्स प्रोड्यूस कर देगा। और सेल डिपार्टमेंट सेल कब कर पाएगा, जब उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि सेल करने के लिए आपको कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ता है। सो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा कौन देगा, ये पैसा मिलेगा इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा कब आएगा,
जब एक्चुअली में सेल होंगी। सो आप देख सकते हो कि सारे फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन कर रहा होता है और सारे के सारे फंक्शन तभी हो पाते हैं जब वो आपस में तालमेल बनाकर चले, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट सारे के सारे फंक्शन खुद नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टुकड़ों में बांट दिया जाता है। सो सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो उनमें जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो कोऑर्डिनेशन इन फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करता है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर लो, उसे बोलते हैं हम स्पेशलाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए क्या करता है, वो जैसे ये इसका टोटल वर्क रहा, इस टोटल वर्क को वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे उसे टोटल काम करना है, उसे कोई पेन प्रोड्यूस करना है, अब वो पेन प्रोड्यूस करने को भी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। सेगमेंट में डिवाइड करने का मतलब कि वो प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा, सेल का काम सेल डिपार्टमेंट को, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब हर डिपार्टमेंट में भी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होंगे, हम ऐसे इंडिविजुअल को काम देंगे जो कि उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होगा। जैसे प्रोडक्शन का काम किस लेबर को देंगे, जो प्रोडक्शन करने में महारत हासिल कर रखी हो, जिसने जो कम से कम वेस्टेज करे। ऐसे ही आप अकाउंट्स का काम किसे दोगे, आप उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को दोगे जिसके अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो कोई भी जर्नल एंट्री में मिस्टेक नहीं करेगा। सो अब स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए आप करते क्यों, पूरे के पूरे काम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हो और हर पर्टिकुलर पार्ट आप एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को दे देते हो या एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन को देते हो। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि अब आपने हर काम एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को दे रखा है, सो उनमें काफ़ी बार क्या हो जाता है, उनमें काफ़ी बार ईगोइस्टिक नेचर डेवलप हो जाता है। ईगोइस्टिक नेचर डेवलप होने का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर एक्सपर्ट रहा, ये सोचेगा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। तभी ये क्या सोचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क को प्रेफरेंस देगा कि मेरा काम हो जाए जैसे मर्जी हो, मुझे टोटल वर्क से कुछ लेना देना नहीं। सो अब इस सिचुएशन को आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, इस सिचुएशन को आप ओवरकम तभी कर सकते हो जब जो डिफरेंट एक्सपर्ट होंगे, अब कुछ एक्सपर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ सेल्स में होंगे, कुछ मार्केटिंग में होंगे। सो अब जब इन एक्सपर्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तभी सिर्फ आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हो, जब आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कोऑर्डिनेशन की क्या क्या नीड होती है, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा दिया। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम हमारी केस स्टडीज़ देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जब हम चैप्टर कवर करा लेंगे, मतलब जब हम चैप्टर डिटेल में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको। और मैंने आपको शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी बताई थी, जैसे ही आपका चैप्टर कवर होता है सबसे पहले आपको चैप्टर रीड करना है, तब आपको उसकी केस स्टडीज़ पे जाना है। सो आप हर पर्टिकुलर चैप्टर की मेरे साथ केस स्टडीज़ करते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos। और अगर आपको स्पेशल डाउट्स हो, मतलब जो आप पर्टिकुलरली कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, सो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो आप उन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने पर्टिकुलर डाउट आप उस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।